बच्चों आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 11 विपणन के अंतर्गत विपणन का अर्थ एवं विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं विपणन के बारे में जानकर। आइए देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में असम राज्य में चाय का उत्पादन बहुत अधिक होता है। चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में। जबकि जो इसे पीने वाले हैं वो हमारे देश के, भारत के अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में भी इसे पिया जाता है, कन्याकुमारी क्षेत्र में आप चले जाएंगे वहाँ भी इसका सेवन किया जाता है। आप कश्मीर जाएंगे वहाँ भी चाय के शौकीन आपको मिल जाएंगे। तो उत्पादन असम में होता है, लेकिन भारत के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर यह कैसे पहुँचती है, एक बात ये आती है हमारे सामने। इसके अलावा यदि आप विदेशों में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको असम में उत्पादित की गई चाय बहुतायत मात्रा में मिल जाएगी। अलग अलग कंपनियों के द्वारा वहाँ भी चाय क्या की जाती है, बेची जाती है। वहाँ पर यह चाय कैसे पहुँची? देखिए, उत्पादन स्थल से देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक या दूसरे देश के अंदर रहने वाले लोगों तक जो ये उत्पादित वस्तुएं हैं ये जाती हैं, यह विपणन के माध्यम से ही जाती हैं। यह विपणन के माध्यम से ही एक उपभोक्ता तक पहुंचती है। इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, मोटोरोला कंपनी जो है मोबाइल बनाती है। यह मोबाइल कहाँ पर बनता है? यह मोबाइल बनता है यूएसए में। अमेरिका की यह कंपनी है और अमेरिका में मोटोरोला कंपनी के मोबाइल बहुत उत्पादित किए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में। वहाँ से ये हमारे देश में यानी भारत में भी आते हैं और अन्य कई देशों में भी जाते हैं, वहाँ के ग्राहकों के हाथों तक पहुँचते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है यह है विपणन के माध्यम से। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विपणन, यानी उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक, जो कि अलग अलग देशों में रहते हैं, अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, उन तक वह उत्पाद पहुंचता है और उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करता है। इसे और अच्छी तरीके से देखते हैं। विपणन उत्पादक से, जो कि वस्तुओं का उत्पादन करता है, वहाँ से वस्तुओं को उपभोक्ता तक, जो ग्राहक होता है, उस तक पहुँचाने का कार्य कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? विपणन कहते हैं। उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करने का कार्य करता है और जो भी वस्तुएं उत्पादित की गई है उन वस्तुओं को ग्राहक तक पहुँचाने का जो कार्य होता है वह कहलाता है विपणन। यह विपणन की संकीर्ण विचारधारा है। छोटी परिभाषाओं के अंतर्गत यह परिभाषा आती है। इसके अंतर्गत जो विपणन करता होता है, जो उत्पादक होता है, उसे पैकिंग का कार्य करना पड़ता है, उसे लेबलिंग का कार्य करना पड़ता है, उसे परिवहन, वितरण एवं विज्ञापन आदि क्रियाएं करनी होती हैं। ये सारी क्रियाएं करके वह उपभोक्ता तक अपनी वस्तुओं को पहुंचाता है। उपभोक्ता तभी उन वस्तुओं को क्रय करेगा जब वह ये सारी क्रियाएं करता है। विज्ञापन के माध्यम से वह उपभोक्ता को वस्तुओं के बारे में बताता है, उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही साथ वह अपनी वस्तुओं को अच्छे तरीके से पैक करता है, उनकी लेबलिंग करता है। इस माध्यम से वह अपनी वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करता है और उपभोक्ता उस वस्तु को तभी क्रय करता है जब उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है। जब उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है तभी वह उस वस्तु को क्या है, क्रय करने का कार्य करता है। यह विपणन की एक संकीर्ण परिभाषा है, छोटी परिभाषा है। अब जो इसकी विस्तृत परिभाषा है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सबसे पहले जो विपणन करता होता है या उत्पादक होता है
वह आवश्यकता का पता लगाता है कि जो उपभोक्ता है उसकी आवश्यकता क्या है, उसका पता लगाया जाता है। आवश्यकता का पता लगाना। इसके बाद में वह बाजार को खोजता है कि इस बाजार में वह अपने उत्पाद उतार सकता है। इसके लिए वह विश्लेषण करने का कार्य करता है, काफ़ी विस्तृत अध्ययन करता है। साथ ही साथ वह अपने उत्पादों का रूपांकन करता है। उत्पाद रूपांकन का कार्य उसके साथ किया जाता है। इसके अंतर्गत उत्पाद का विकास करना महत्वपूर्ण होता है। यह कार्य विपणनकर्ता के द्वारा किया जाता है। देखिए, जब वह उत्पाद का विकास कर लेता है तो वह अच्छी पैकेजिंग करता है, लेबलिंग करता है, अपने प्रोडक्ट के लिए ब्रांडिंग का कार्य करता है। कौन सा ब्रांड चलेगा, किस ब्रांड नाम से वह अपने उत्पाद को बेचेगा, यह सारे कार्य उसे करने होते हैं। इसके बाद में वह विक्रय वृद्धि के प्रयास करता है। वह विक्रय वृद्धि के प्रयास करता है। इसके अंतर्गत वह व्यक्तिगत विक्रय करता है, वह विज्ञापन करता है, प्रचार का कार्य करता है, जनसंपर्क का कार्य करता है। तो देखिए, वह विक्रय वृद्धि के भी प्रयास करेगा। विक्रय करने के बाद में विक्रयोपरांत सेवाएं भी उसके द्वारा प्रदान की जाती हैं। कई उत्पादों के मामले में उसे विक्रय के उपरांत भी अपनी सेवाएं प्रदान करनी होती है। इनके माध्यम से वह एक उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करने का कार्य करता है। उपभोक्ता तभी उसके उत्पाद को प्राप्त करता है जब वह संतुष्ट होता है। जब उसकी संतुष्टि हो जाती है, उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसको ध्यान में रखकर ही एक जो विक्रेता होता है, जो विपणनकर्ता होता है, वह अपने उत्पाद तैयार करता है, उनके मूल्य का निर्धारण करता है और उन्हें जो उपभोक्ता हैं उन तक पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए, अब यह विस्तृत विचारधारा के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता की आवश्यकता का भी पता लगाना बहुत आवश्यक है। उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसको किस वस्तु के उत्पादन से, उस वस्तु के क्रय करने से संतुष्टि अधिकतम प्राप्त होगी, इसका पहले से ही आकलन एक विपणनकर्ता को करना होता है। उसी के अनुसार वह अपने उत्पाद तैयार करता है, उनको बाजार में लेकर जाता है और तभी उपभोक्ता उस वस्तु को अधिक से अधिक मात्रा में खरीदने का कार्य करते हैं और इससे उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त होती है। देखिए, यह विस्तृत विचारधारा के अंतर्गत आती है और यही विपणन कहलाते हैं। यानी विपणन केवल उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुएं पहुंचाना ही नहीं है। अब उससे पहले भी विपणनकर्ता को कई कार्य करने होते हैं और वस्तु को बेच देने के बाद भी उसे अपनी सेवाएं उपभोक्ता को देनी होती है। यही विपणन है। आइए इसे और विस्तार से देख लेते हैं। विपणन को उन व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन माना जाता है जिनके कारण वस्तु एवं सेवाएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती है। देखिए, विपणन क्या है? वह व्यावसायिक क्रिया है जिसके माध्यम से जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वह उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती है। जो उत्पादक होता है वह वस्तु का उत्पादन करता है, जो सेवा प्रदाता होता है वह सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है और जब यह उपभोक्ता तक पहुंचती है तो यही क्या कहलाता है? विपणन कहलाता है। विनिर्माण में लगी फर्में वस्तुओं का उत्पादन अपने स्वयं के उपभोग के लिए नहीं करती बल्कि दूसरे लोगों के उपभोग के लिए करती हैं। देखिए, जो विनिर्माण का कार्य करने वाली फर्में हैं वे केवल अपने उपभोग के लिए वस्तुओं का निर्माण नहीं करती, वे इतना निर्माण करती है कि अन्य लोगों की आवश्यकता भी उससे पूरी हो जाए। इसके लिए वे अपनी वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक ले जाने के लिए कई प्रक्रियाएं करनी होती है। देखिए, वस्तुएं और सेवाएं उत्पादक से उपभोक्ता तक ले जाने के लिए भी बहुत सारी क्रियाएं करनी होती है जिन्हें हम विपणन क्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें उत्पाद का रूपांकन अथवा व्यापार,
पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, ब्रांडिंग, विक्रय, विज्ञापन एवं मूल्य निर्धारण आता है। इन सभी क्रियाओं को विपणन क्रिया कहते हैं। देखिए, एक जो उत्पादक है वह उत्पादन के बाद में उपभोक्ता तक जब वस्तुएं पहुंचाता है, इस दौरान उसे कई सारे कार्य करने होते हैं। उसे उत्पाद का रूपांकन भी करना होता है, उसे पैकेजिंग भी करनी होती है, भंडारण का कार्य भी करना होता है, क्योंकि वस्तुएं तुरंत ही नहीं बिक जाती, तो उसे भंडार भी करना होता है, उसे बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था भी करनी होती है, उसे अपने उत्पाद के लिए एक ब्रांड नाम देना होता है जिसके माध्यम से उपभोक्ता उसकी वस्तुओं को क्रय करेगा, तो ब्रांडिंग भी उसे करनी होती है, उसे विक्रय भी करना होता है, उसे वस्तुओं को बेचना भी होता है, उनका विज्ञापन भी उसे करना होता है, साथ ही साथ मूल्य निर्धारण भी उसके द्वारा किया जाता है। और ये सारी क्रियाएं विपणन क्रिया के अंतर्गत आती हैं। विपणन मात्र उत्पादन के बाद की क्रिया नहीं है। देखिए, विपणन मात्र उत्पादन के बाद की क्रिया नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट जो है उसका निर्माण कर लिया है और उसके बाद में सारी क्रियाएं आप कर रहे हैं। केवल यही विपणन नहीं है, इसमें कई वे क्रियाएं सम्मिलित है जो वस्तुओं के वास्तविक उत्पादन से पूर्व की जाती हैं तथा उनके विक्रय के पश्चात भी की जाती है। देखिए, उत्पादन से पूर्व भी कुछ क्रियाएं करनी होती है उत्पादक को, और वह कौन सी क्रिया होती है? देखिए, वह क्रिया होती है जो उपभोक्ता है उसकी आवश्यकता का पता लगाना। बाजार में उपभोक्ता किस प्रकार की वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, इसकी आवश्यकता का पता लगाना महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। यदि कोई उत्पादक बिना उपभोक्ता की आवश्यकता का पता लगाए उत्पादन का कार्य करता है तो उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं को नहीं खरीद पाते, क्योंकि इनसे उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती। वे केवल वही वस्तुएं खरीदते हैं जिनसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनकी आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं। उदाहरण के लिए, उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पहचान करना। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि उत्पादक सजग है तो वह सबसे पहले उपभोक्ता की आवश्यकता का पता लगाएगा कि उसकी आवश्यकता क्या है, इसका पहचान करने का कार्य उसके द्वारा किया जाएगा। उत्पादन के विकास के लिए सूचना एकत्रित करना, और उत्पादन के विकास के लिए वह बाजार से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का एकत्रीकरण करेगा। उसके बाद ही वह उत्पादन को बढ़ाने का विचार करेगा या उत्पाद में परिवर्तन लाने का विचार करेगा। उपयुक्त उत्पाद पैकेज का रूपांकन करना। जो उत्पाद का पैकेज है या जो उत्पाद है उसको किस तरीके का रखना चाहिए, उसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, उसकी पैकिंग किस प्रकार की हो कि ग्राहक उसे अधिक से अधिक खरीदना पसंद करे, इस पर भी उसे पहले ही विचार करना होता है किसी वस्तु के उत्पादन से पहले। तथा ब्रांड नाम देना। ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें वास्तविक उत्पादन को प्रारंभ करने से पहले किया जाता है। देखिए, ये सभी वे क्रियाएं हैं जो उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने से पहले किया जाता है, यानी व्यक्तियों की आवश्यकता का पता लगाना, बाजार में किस प्रकार के उत्पाद बिकेंगे उसी हिसाब से उत्पादन का विकास करना, उत्पाद को तैयार करना, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना, उसकी पैकिंग को तैयार करना, ब्रांड नाम देना, ये सभी बाजार में उत्पादन करने से पहले एक उत्पादक द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं। फिलिप कॉटलर के अनुसार विपणन की परिभाषा। देखिए, फिलिप कॉटलर ने विपणन के बारे में एक परिभाषा दी है। कौन सी परिभाषा है देखते हैं। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। उन्होंने विपणन को एक सामाजिक प्रक्रिया बताया है जिसके अनुसार लोगों के समूह उत्पादों का सृजन कर उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं जिनकी उनको आवश्यकता है, तथा उन वस्तुओं एवं सेवाओं का स्वतंत्रता से विनिमय करते हैं जिनका कोई मूल्य है। देखिए, लोगों के समूह उत्पादों का सृजन कर उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं जिनकी उनको आवश्यकता है। कुछ लोगों का समूह है तो उत्पादन करने का कार्य करेगा और कुछ लोगों का समूह उन उत्पादित वस्तुओं को क्रय करने का कार्य करेगा जिससे उनकी आवश्यकताएं पूरी होती है। साथ ही साथ उन वस्तुओं एवं सेवाओं का स्वतंत्रता से विनिमय करते हैं जिनका कोई मूल्य होता है। उन वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है जिनका कुछ न कुछ मूल्य होता है, और यह एक सामाजिक
प्रक्रिया है। विपणन की विशेषताएं देखिए, जो अभी हमने परिभाषा देखी, जो इसका अर्थ जाना, उसमें से इसकी कुछ विशेषताएं निकलकर सामने आती है। पहली है अपेक्षा एवं आवश्यकता। देखिए, हर व्यक्ति किसी न किसी वस्तु की कमी महसूस करता है और उसकी संतुष्टि के लिए प्रयास करता है। तो विपणन के माध्यम से एक उपभोक्ता की अपेक्षाओं को, उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इसको उदाहरण से देखते हैं बच्चों। देखिए, एक उपभोक्ता है, मान लीजिए उसे दूध की आवश्यकता है, उसे वस्त्रों की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है। अब आप उसे मान लीजिए लाइट ले जाकर देते हैं, या उसे यहाँ पर माइक है, माइक ले जाकर देते हैं, तो क्या उसकी आवश्यकता की संतुष्टि हुई? क्या उसकी आवश्यकताएं पूरी हो रही है? नहीं, उसकी इन वस्तुओं से आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है। उसकी आवश्यकता कब पूरी होगी? जब उसे दूध प्राप्त होगा, जब उसे वस्त्र प्राप्त होंगे, जब उसे कपड़े प्राप्त होंगे, तभी उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होगी। और यह कार्य विपणन के माध्यम से किया जाता है कि व्यक्ति को किस प्रकार की आवश्यकता है और उसकी आवश्यकता किन वस्तुओं की पूर्ति करने पर पूरी होगी। तो विपणन के माध्यम से ही उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का कार्य किया जाता है। दूसरा है उत्पाद का सृजन। देखिए, ऐसे उत्पाद का सृजन किया जाता है जो कि व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करता हो। व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने का कार्य उस उत्पाद के द्वारा किया जाता है। इसके लिए उत्पाद का रूपांकन किया जाता है, उत्पाद का विकास करने का कार्य किया जाता है, उत्पाद को विकसित करने का कार्य किया जाता है। और यह भी विपणन की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उत्पाद का रूपांकन किया जाता है, उनका विकास करने का कार्य किया जाता है। ग्राहक के योग्य मूल्य। देखिए, ग्राहक उसी वस्तु को खरीदना पसंद करता है जो कि उसके बजट के अंदर होती है। यदि वह किसी वस्तु का मूल्य नहीं चुका पाता तो वह ऐसी वस्तु को नहीं खरीदना चाहता है। वह केवल उन्हीं वस्तुओं का क्रय अधिक से अधिक मात्रा में करता है जिनका मूल्य वह बड़ी आसानी से चुका सकता है। तो विपणन के माध्यम से वस्तुओं का ऐसा मूल्य निर्धारित किया जाता है जो कि एक उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति करे, लेकिन उस वस्तु का मूल्य उचित हो, तो ही उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद पाता है। तो विपणन के द्वारा ग्राहक के योग्य मूल्य को निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल है 1,00,000 रुपए का, एक दूसरा मोबाइल है 10,000 रुपए का। अब यहां पर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति 10,000 के मोबाइल द्वारा भी हो रही है, तो वह 1,00,000 के मोबाइल को नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता 10,000 के मोबाइल से भी पूरी हो रही है। वह समस्त प्रकार के कार्य इस 10,000 के मोबाइल से भी कर सकता है, इसलिए वह इसका मूल्य चुकाने के अंदर सक्षम होगा और उत्पादक भी इसी प्रकार के मोबाइल का उत्पादन अधिक से अधिक करेगा जिसका मूल्य ग्राहक आसानी से चुका सकते हैं। विनिमय पद्धति। देखिए, जो ये विनिमय पद्धति होती है यह भी विपणन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। वस्तु का उत्पादन उपभोक्ता को विक्रय करने के लिए किया जाता है और उसी वस्तु का उत्पादन अधिक से अधिक किया जाता है जिसको उपभोक्ता खरीद ले। उसके बदले में या तो कोई अन्य वस्तु दे या उसके बदले में किसी मूल्य का वह क्या करे, भुगतान करे। तो यह जो विनिमय पद्धति होती है यह भी विपणन की महत्वपूर्ण विशेषता है। आइए इसे देख लेते हैं। विपणन की विशेषताएं। अपेक्षा एवं आवश्यकता। विपणन प्रक्रिया व्यक्ति एवं समूह को वह जो कुछ चाहते हैं उसे प्राप्त करने में सहायक होती है। हर व्यक्ति की या हर समूह को किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, किसी न किसी वस्तु की कमी उन्हें होती है और इस कमी को दूर करने का कार्य विपणन के माध्यम से किया जाता है। विपणन प्रक्रिया का पूरा ध्यान लोगों की एवं संगठनों की आवश्यकताओं पर होता है। क्या आवश्यकताएं हैं, व्यक्ति की क्या आवश्यकताएं हैं, किसी समूह की क्या आवश्यकता है, इस पर पूरा ध्यान रखा जाता है विपणनकर्ता द्वारा। आवश्यकता एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी चीज से वंचित हो जाता है अथवा उसे लगता है कि वह वंचित
रह गया है। यदि इसकी पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति असंतुष्ट एवं असहज हो जाता है। देखिए, किसी व्यक्ति को भूख लगी है और यदि उसको सही समय पर खाना नहीं मिलता है तो वह असंतुष्ट हो जाता है, असहज हो जाता है। तो उसे सही समय पर खाना उपलब्ध हो जाता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है तो वह संतुष्ट महसूस करता है अपने आप को। तो यह होता है विपणन के माध्यम से। यदि विपणनकर्ता व्यक्ति की आवश्यकता को सही समय पर पूरा कर देता है तो वह व्यक्ति को संतुष्ट कर देता है। अपेक्षाएं मनुष्य के लिए आधारभूत होती हैं तथा यह किसी वस्तु विशेष के लिए नहीं होती। दूसरी ओर आवश्यकताएं शालीनता पूर्वक परिभाषित वे उद्देश्य हैं जो अपेक्षाओं की संतुष्टि कर सकती हैं। देखिए, हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज की कमी होती है और उस कमी की पूर्ति के लिए किसी न किसी वस्तु या सेवा के द्वारा पूरा करने का प्रयास करती हैं। ये आवश्यकताएं किसी वस्तु या सेवा के द्वारा पूरी कर दी जाती हैं। एक विपणनकर्ता का कार्य किसी संगठन में लक्षित ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान करना व उन उत्पाद एवं सेवाओं का विकास करना है जो इन अपेक्षाओं एवं अभावों की पूर्ति करते हैं। देखिए, एक विपणनकर्ता का कार्य क्या है? जो लक्षित ग्राहक हैं उनकी आवश्यकताओं का पता लगाना, उनको किस वस्तु की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पूरा करके उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनका जो अभाव है, जो कमी है, उसे पूरा करने का कार्य विपणनकर्ता के द्वारा किया जाता है। उत्पाद का सृजन। देखिए, उत्पाद का सृजन करना भी विपणनकर्ता का महत्वपूर्ण कार्य होता है। विपणनकर्ता बाजार के लिए उत्पाद का निर्माण करता है। बाजार उत्पाद से अभिप्राय किसी वस्तु के अथवा सेवा के संपूर्ण प्रस्तावना से है जिनके लक्षण हैं आकार, वस्तु का आकार क्या होगा, वस्तु की गुणवत्ता क्या होगी, रुचि आदि, जो एक निश्चित मूल्य पर निश्चित दुकान अथवा स्थान पर उपलब्ध है। ये सभी वस्तु के अंदर आते हैं, बाजार उत्पाद के अंदर समाहित होते हैं। बाजार के अंदर जो वस्तु बेची जाएगी उसका आकार कैसा होगा, देखिए उसकी गुणवत्ता कैसी होगी, उसके द्वारा व्यक्ति की जो रुचि है, आवश्यकता है, क्या उसकी पूर्ति की जा रही है, इस सभी बातों का ध्यान इसके अंतर्गत विपणनकर्ता द्वारा रखा जाता है। बाजार में बेची जाने वाली वह श्रेष्ठ वस्तु है जिसका विकास संभावित क्रेताओं की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के विश्लेषण के पश्चात किया जाता है। देखिए, बाजार में जो वस्तुएं बेची जाती है उसका आकलन लोगों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं का विश्लेषण करने के उपरांत निर्धारित किया जाता है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाना है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, पहले आपने बटन वाले मोबाइल देखे होंगे। बटन वाले काफ़ी मात्रा में मोबाइल चला करते थे जिनमें नोकिया कंपनी के मोबाइल बहुतायत में आते थे। अब इस प्रकार के मोबाइल यदि कोई कंपनी बनाएगी तो क्या वे बिकेंगे? वे नहीं बिकेंगे। अब क्या हो गए, आपके टच स्क्रीन मोबाइल आने लग गए और अब इन टच स्क्रीन मोबाइल में भी कई अलग अलग प्रकार की विशेषता वाले मोबाइल बाजार में उपलब्ध हैं। तो अब जो कम विशेषता वाले मोबाइल हैं उन्हें भी लोग नहीं खरीदेंगे, उनके स्थान पर अब जो अधिक विशेषता वाले, अधिक मेमोरी वाले और अधिक क्षमता वाले जो मोबाइल हैं उनको ही लोग खरीदना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार उत्पादों का सृजन भी विपणन के माध्यम से किया जाता है। लोगों की क्या आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर ही उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इसका एक और उदाहरण देख लेते बच्चों। पहले आपने टीवी देखे होंगे, पहले शटर वाले टीवी आते थे जिनके आगे डिब्बे में होते थे और आगे शटर होता था, शटर खोल के टीवी चलाया जाता था। उसके बाद में धीरे धीरे डब्बे वाले आए, चौकोर डब्बे वाले। उसके बाद में उनका विकास हुआ, रंगीन टेलीविज़न आने लगे तो कंपनियों ने रंगीन टेलीविज़न बनाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे इसमें और भी विकास हुआ और अब LCD LED वाले टेलीविज़न आपने देखे होंगे। बाजार में इनकी बहुत अधिक मात्रा में विक्रय कार्य किया जाता है। देखिए, अब व्यक्ति क्या इस टेलीविज़न को खरीदना पसंद करेगा? नहीं करेगा। अब वह जो ब्लैक एंड वाइट था, ब्लैक एंड वाइट टीवी आता था, क्या उसे खरीदना पसंद करेगा? नहीं खरीदना पसंद करेगा। अब वह LCD या LED टीवी खरीदना पसंद करेगा क्योंकि अब व्यक्ति के पास नई टेक्नोलॉजी आ गई है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी
इसी के माध्यम से होती है। ये स्मार्ट टीवी आते हैं जो मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाते हैं, जो इंटरनेट है उससे भी कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति इनके माध्यम से होती है। तो अब वह इन्हें ही क्रय करना पसंद करेगा। तो देखिए, अब जो विपणन करता है, जो उत्पादन करता है, वह भी उस वस्तु का निर्माण करते हैं जो कि उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति कर दे, उसको संतुष्ट करने का कार्य करे। अब वह ऐसे टेलीविजन का, ऐसे टीवी का निर्माण नहीं करेगा जिसे कि उपभोक्ता नहीं खरीदता है। यही मोबाइल में है, अब ऐसे मोबाइल का कोई निर्माण नहीं करता जो कि उपभोक्ता जिसे नहीं खरीदते हैं। तो यह है उत्पाद का सृजन। तीसरा है ग्राहक के योग्य मूल्य। विपणन प्रक्रिया क्रेता एवं विक्रेता के बीच वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय को सुगम बनाती है। देखिए, विपणन प्रक्रिया के माध्यम से क्रेता और विक्रेता के बीच में वस्तु का जो विनिमय है वह बहुत ही आसान हो जाता है। वस्तु का क्रय विक्रय बहुत आसानी से होता है। एक विपणनकर्ता का यह कार्य है कि वह उत्पाद को अधिक मूल्यवान बनाए, जिससे कि ग्राहक अन्य प्रतियोगी वस्तुओं की तुलना में इनको पसंद करे तथा इनके क्रय का निर्णय ले। देखिए, एक विपणनकर्ता का यह कार्य होता है कि वह अपने उत्पाद को इस प्रकार का बनाए कि जो अन्य प्रतियोगी हैं उनसे उसका उत्पाद अधिक से अधिक मात्रा में बिके। और यह तभी संभव है जब वह अपने उत्पाद की गुणवत्ता को तो अच्छा रखे ही रखे, साथ ही उसका मूल्य भी सही निर्धारित करे। दो कंपनियां हैं, ए कंपनी और बी कंपनी। देखिए, ये दोनों एक ही तरीके की शॉप बनाने का कार्य करती हैं। बिल्कुल एक ही तरीके की शॉप ये दोनों कंपनियां बनाती है। आपने बाजार में कई कंपनियों की शॉप देखी होंगी, बिल्कुल एक ही तरीके की अलग अलग कंपनियों द्वारा निर्मित शॉप आपको बाजार में मिल जाएगी, साबुन आपको बाजार में मिल जाएगी। एक कंपनी अपने उत्पाद का मूल्य रखती है 15 रुपये, एक रखती है 10 रुपये। एक ही तरीके की वस्तु है, दोनों का भार मान लीजिए 50 ग्राम है, लेकिन मूल्य में अंतर है। उपभोक्ता किस वस्तु को अधिक खरीदेगा? देखिए, जिसका मूल्य कम होगा वह व्यक्ति द्वारा अधिक खरीदी जाती है। तो यहां पर हमने देखा कि शॉप एक ही प्रकार की है, एक ही गुणवत्ता वाली है, लेकिन मूल्य का जो अंतर है वह वस्तु की बिक्री को प्रभावित करता है, उस उत्पाद की बिक्री को प्रभावित करने का कार्य करता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक मोबाइल है, यह 1 लाख रुपए का आता है, इसमें बहुत अधिक विशेषताएं हैं। एक मोबाइल है जो कि 10,000 का आता है, इसमें 1 लाख रुपए वाले मूल्य के जो मोबाइल थे उससे कम विशेषताएं हैं, कम इसके अंदर फीचर्स हैं, लेकिन उपभोक्ता जो है वह 10,000 वाला मोबाइल ही खरीद सकता है, क्योंकि वह केवल इसी के मूल्य को चुका सकता है। तो देखिए, वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए केवल इसी मोबाइल को खरीदने का कार्य करेगा। वह अधिक पैसे वाले मोबाइल को, अधिक महंगे मोबाइल को नहीं खरीदेगा। तो विपणनकर्ता द्वारा यह देखा जाता है कि उत्पाद किस मूल्य पर बिकेगा और जो उपभोक्ता है वह कितना मूल्य चुका सकते हैं और कितने लोग उस मूल्य को अदा करके वस्तु को खरीद सकते हैं। यह विपणनकर्ता द्वारा देखा जाता है और उसके द्वारा मूल्य को निर्धारित किया जाता है। मूल्य ऐसा होना चाहिए जो ग्राहक के योग्य हो, तभी वस्तु अधिक से अधिक मात्रा में बेची जा सकती है। विनिमय पद्धति। देखिए, विनिमय पद्धति क्या होती है? क्रेता और विक्रेता द्वारा वस्तु को खरीदना और बेचना, यह होती है विनिमय पद्धति। एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए वस्तुओं को खरीदता है, वहीं जो विक्रेता होता है वह उपभोक्ता को उसकी वस्तुएं प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बदले में चाहे वह वस्तु ले सकता है, चाहे वह मूल्य ले सकता है। देखिए, पहले क्या होता था, जो एक व्यक्ति होता था वह अपनी आवश्यकता से अधिक जो वस्तु होती थी वह दूसरे को देता था, और दूसरा क्या करता था, अपनी अधिक वस्तु को पहले वाले व्यक्ति को देता था। इस प्रकार दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे और इसे हम बोला करते थे वस्तु विनिमय। इसे कहा जाता था वस्तु विनिमय। लेकिन अब जब एक व्यक्ति द्वारा
अधिक वस्तु को बेचा जाता है, इसने अधिक वस्तु दूसरे व्यक्ति को दी, तो इससे वह अब क्या लेता है, मूल्य लेता है। अब इसके बदले में वह क्या करता है, मुद्रा के रूप में धन प्राप्त करता है। तो यह अब जो नया रूप है विनिमय का वह इस प्रकार का है। पहले वस्तु विनिमय होती थी, अब इस प्रकार से विनिमय कार्य किया जाता है। विपणन प्रक्रिया विनिमय पद्धति के माध्यम से कार्य करती है। लोग क्रेता एवं विक्रेता विनिमय प्रक्रिया के माध्यम से अपनी इच्छित तथा आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। जो लोग होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, जो क्रेता और विक्रेता होते हैं, वे विनिमय पद्धति के माध्यम से अपनी इच्छित और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में विपणन प्रक्रिया मुद्रा अथवा लोग जिसे मूल्यवान समझते हैं के बदले में वस्तु एवं सेवाओं को प्राप्त करना है। या तो मुद्रा के बदले में या जिसे हम मूल्यवान समझते हैं ऐसी वस्तु के बदले में वस्तुओं को या सेवाओं को प्राप्त करना ही क्या है, विनिमय है। विनिमय से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक पक्ष किसी अन्य पक्ष से इच्छित वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने के लिए एकजुट हो जाते हैं, जो कुछ किसी अन्य वस्तु के बदले में देना चाहता है। देखिए, दो व्यक्ति होते हैं, दो पक्षकार होते हैं, जो अपने पास अधिक वस्तु को दूसरे को देना चाहता है और दूसरे से कुछ वस्तु या मुद्रा प्राप्त करना चाहता है, और यह काम दो पक्षों के बीच में ही होता है। वस्तुओं का उत्पादन अलग अलग स्थानों पर होता है तथा उनका वितरण विभिन्न मध्यस्थों के माध्यम से एक विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें वितरण के विभिन्न स्तरों पर विनिमय होता है। देखिए, वस्तुओं का उत्पादन जो है वह अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। चाय है, चाय का उत्पादन असम में होता है, लेकिन आप कन्याकुमारी जाएंगे, वहां पर भी आपको चाय प्राप्त होगी। आप राजस्थान में आएंगे, वहां पर भी आपको चाय प्राप्त होगी। तो असम से राजस्थान में, कन्याकुमारी में ये चाय कैसे पहुंची? देखिए, यह चाय पहुंचती है मध्यस्थों के माध्यम से। इस चाय को पहुंचाने का कार्य असम से दूसरे स्थानों पर मध्यस्थों के द्वारा किया जाता है। तो उत्पादन का कार्य एक जगह होता है, लेकिन उसके जो उपभोक्ता होते हैं वे देश विदेश में फैले होते हैं। वहां तक मध्यस्थों के माध्यम से वे उत्पाद पहुंचाए जाते हैं। तो इसके लिए विभिन्न स्तरों पर विनिमय कार्य किया जाता है। पहले एक मध्यस्थ को बेचा जाएगा, उसके बाद में वह अन्य मध्यस्थों को बेचा जाता है। विनिमय को इसलिए विपणन का सार कहा गया है, इसीलिए विनिमय को विपणन का सार भी कहा जाता है। विपणन तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक विनिमय नहीं होगा। देखिए, क्रय विक्रय का कार्य जब तक नहीं होगा तब तक विपणन कार्य नहीं हो सकता। उपभोक्ता तक वस्तुएं पहुंच तो रही है, लेकिन उपभोक्ता जब तक उसे नहीं खरीद रहा है तब तक वह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। किसी भी विनिमय के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना महत्वपूर्ण है। पहली शर्त क्या है? इसमें कम से कम दो पक्षों का होना आवश्यक है, अर्थात क्रेता और विक्रेता। एक खरीदने वाला पक्ष हो और एक बेचने वाला पक्ष होना आवश्यक है। दूसरा, प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को मूल्य चुकाने की क्षमता रखता हो। दोनों पक्ष जो भी हैं वो एक तो वस्तु देने की क्षमता रखता हो और दूसरा उसके बदले में मुद्रा देने का या कोई अन्य वस्तु देने की क्षमता रखता हो, यानी उसका मूल्य देने की क्षमता रखता हो। तीसरा, प्रत्येक पक्ष संप्रेषण एवं वस्तु अथवा सेवा की आपूर्ति के योग्य होना चाहिए। प्रत्येक पक्ष संप्रेषण के योग्य होना चाहिए, यानी दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ वे वस्तु अथवा सेवा की आपूर्ति के योग्य भी होने चाहिए। चौथा है, प्रत्येक पक्ष को दूसरे पक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा उसे अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ने अपनी वस्तु, अधिक जो वस्तु है वह दूसरे को देनी चाहिए, दूसरा उसे स्वीकार नहीं करना चाहता फिर भी हम देना चाहते हैं, ऐसा नहीं। उसके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वस्तु को खरीदे या ना खरीदे, वह उस प्रस्ताव को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए।
पांचवा, विभिन्न पक्ष एक दूसरे से लेन देन करने के लिए इच्छुक होने चाहिए। इस प्रकार से प्रस्ताव की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति स्वैच्छिक होती है, न कि किसी दबाव में। देखिए, दोनों पक्ष स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से लेन देन करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। वे अपनी इच्छा से ही वस्तु को खरीदने या उसको बेचने के लिए तैयार होने चाहिए। विपणन मात्र व्यावसायिक घटना नहीं है या फिर व्यावसायिक संगठनों तक ही सीमित नहीं है। देखिए, जो विपणन है वह मात्र व्यावसायिक घटना नहीं है और केवल व्यावसायिक संगठनों के लिए ही नहीं है। विपणन क्रियाएं गैर लाभ संगठन जैसे अस्पताल, स्कूल, स्पोर्ट्स क्लब एवं सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जो ये विपणन क्रियाएं होती है, ये गैर लाभकारी जो संगठन होते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी अपनी सेवाओं के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाते हैं, साथ ही उसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं जिसकी आवश्यकता उपभोक्ता को है या लोगों को है। यह इन संगठनों को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। विपणन के द्वारा संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करते हैं। देखिए, एक अस्पताल है, वह निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाना चाहता है, लेकिन लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, तो विपणन के माध्यम से लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाई जाती है और लोगों को वह जो निःशुल्क सेवा है वह प्रदान करने का कार्य किया जाता है। यह उद्देश्य परिवार नियोजन के संदेश का प्रसार करना, लोगों के शिक्षा के स्तर में सुधार तथा बीमारों को इलाज की सुविधा की व्यवस्था करना इत्यादि से संबंधित हो सकते हैं। देखिए, परिवार नियोजन से संबंधित जो जानकारी है वह प्रसारित करना, लोगों को शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के संबंध में जागरूकता पैदा करना, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य से संबंधित है, जो इलाज की सुविधाएं हैं वह लोगों तक पहुंचाना, यह भी विपणन के द्वारा ही संभव हो पाता है। विपणन किसका किया जा सकता है? अब देखिए, बात आती है विपणन किस किस चीज का किया जा सकता है, किन किन चीजों का हम विपणन कर सकते हैं। तो देखिए, भौतिक पदार्थों का विपणन किया जा सकता है, सेवाओं का विपणन किया जा सकता है, विचारों का विपणन किया जा सकता है, व्यक्तियों का विपणन किया जा सकता है, स्थान का विपणन किया जा सकता है। अब इन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, भौतिक पदार्थों में डीवीडी प्लेयर, मोटरसाइकिल, आईपैड्स, इनका विपणन किया जा सकता है। इनको उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सकता है और उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इसके जो भौतिक पदार्थ हैं, इन भौतिक पदार्थों का विपणन आसानी से किया जा सकता है। दूसरा आता है सेवाएं। देखिए, सेवाओं के अंदर बीमा सेवा, बैंकिंग सेवा, चिकित्सा सेवा, हेल्थ केयर सेवा, ऑनलाइन व्यापार से संबंधित सेवा, कंप्यूटर शिक्षा, ये जो सारी सेवाएं हैं इनका भी विपणन किया जाता है। इनकी जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है, उपभोक्ता को इन सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। विचार, देखिए, विचारों के अंतर्गत पोलियो टीकाकरण, हेल्पेज, परिवार नियोजन, रक्तदान, इनसे संबंधित विचार जो लोग होते हैं उन तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है और इनके बारे में उन्हें जानकारी प्रदान की जाती है, जागरूकता प्रदान करने का कार्य विपणन के माध्यम से किया जाता है। व्यक्ति, देखिए, यह महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का किस प्रकार विपणन किया जाएगा? चुनाव में कई प्रत्याशी खड़े होते हैं, अब उनकी मार्केटिंग की जाती है, उनके बारे में लोगों को बताया जाता है किस प्रकार का वह प्रत्याशी है, उसका प्रचार प्रसार जो किया जाता है वह विपणन के अंतर्गत भी आता है। देखिए, एक व्यक्ति की मार्केटिंग करना मतलब उसके गुणों को बताना, लोगों को उसकी विशेषताएं बताना, उसके वोट डालने के लिए तैयार करना उसको, तो ये सारा कुछ विपणन के माध्यम से ही होता है। स्थान, देखिए, स्थानों का भी विपणन किया जाता है, इनकी मार्केटिंग भी की जाती है। जयपुर गुलाबी नगरी पर्यटन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो यहां पर क्या है, लोगों को अधिक से अधिक आमंत्रित करने के लिए इस स्थान का क्या किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है, विपणन किया जाता है। उदयपुर झीलों का शहर, मैसूर बागों का शहर, इसी प्रकार कई अन्य जो शहर हैं उनके बारे में भी हम क्या करते हैं, विपणन के माध्यम से प्रचार प्रसार करने का कार्य करते हैं ताकि वहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। तो ये जो चीजें हैं इनका विपणन किया जाता है। इनके अतिरिक्त भी घटनाएं, देखिए, घटनाओं का भी हम क्या करते हैं, विपणन करते हैं। खेलों का आयोजन,
अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ओपन हो रहा है, आप न्यूज़पेपर में आप लगातार पढ़ते हैं, वहाँ पर उसके बारे में बताया जाता है, टेलीविज़न पर उसके विज्ञापन आते हैं, तो उसकी मार्केटिंग की जाती है ताकि अधिक से अधिक लोग उस खेल को देखें। इसी प्रकार भारत और जो दक्षिण अफ्रीका है उसके बीच में जो टेस्ट मैच चल रहा है उसका भी विपणन किया जाता है, उसकी भी मार्केटिंग की जाती है, लोग अधिक से अधिक उस मैच को देखें ताकि अधिक से अधिक जो टीवी सेवा प्रदाता कंपनी है उसको लाभ प्राप्त हो, टीवी पर जो भी स्पोर्ट्स चैनल हैं उसको अधिक से अधिक आय प्राप्त हो। यह तभी संभव होगा जब उसकी मार्केटिंग अधिक से अधिक की जाएगी, लोग अधिक से अधिक उसे देखने का कार्य करेंगे। खेल आयोजन, दीपावली मेला, फैशन शो, संगीत समारोह, इन घटनाओं की भी क्या की जाती है, मार्केटिंग की जाती है, लोगों तक इनकी जानकारी पहुंचाने का कार्य किया जाता है। सूचना, देखिए विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का वितरण भी मार्केटिंग विपणन के द्वारा किया जाता है। संगठन द्वारा उत्पादों का पैकेजिंग एवं सूचना वितरण, बाजार सूचना के रूप में सूचना प्रदान करना, ये विपणन के अंतर्गत आता है। देखिए बच्चों, विपणन के अर्थ को हमने देखा, विपणन क्या होता है इसको हमने जाना। जो उत्पादक होता है उस उत्पादक से वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाना, यह विपणन है। लेकिन इसके बीच में हमें कई कार्य करने पड़ते हैं। उत्पादन से पहले भी हमें कई कार्य करने पड़ते हैं, आवश्यकताओं का पता लगाना पड़ता है उपभोक्ता की, उत्पाद का विकास करना पड़ता है, साथ ही साथ कई अन्य कार्य भी हमें करने पड़ते हैं। तो ये सारे जो कार्य हैं ये विपणन के अंतर्गत आते हैं। आज हमने विपणन की संकीर्ण विचारधारा को भी देखा, विपणन की विस्तृत विचारधारा को, आधुनिक विचारधारा को भी देखा, साथ ही साथ हमने विपणन की विशेषताओं पर भी चर्चा की। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।